तो दिस इज ओपियम। ओपियम का 2 स्टेजेस है। सो 2 स्टेजेस आप फर्स्ट इज ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं रहता है मेरे पास अभी। मीन्स एक पेशेंट, छोटा बच्चा 4 साल का, उसको फीवर नहीं जा रहा था। घर वालों ने उसको एंटीबायोटिक्स दिए, उसको दिखाया, सारा कुछ हो गया, बट कोई कोई उसको आराम नहीं हो रहा था। तो बोला सिंपल है यार, आप टेस्ट करो ना। एक इंटरमिटेंट फीवर आया है पर्टिकुलर एक टाइम पे। क्या सर, बोले हम टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं बोला ठीक है, मैं लैब वालों को बुला। तो मैं लैब वालों को बुलाया, तो वो आई सैंपल पे, तो बच्चे का कोई रिएक्शन ही नहीं था। यानी रेमेडी कहाँ से क्रैक हो सकती है। तो वो रिपोर्ट आने पहले ही मैंने मेडिसिन दिया उसको। यार ये इतना इतना लैक ऑफ रिएक्शन, इतना इनसेंसिटिव, कोई उसका यही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। आ भी नहीं किया वो बच्चे ने, 4 साल बच्चे। तो उसका सैंपल लिया गया। अपन वो जो देख के ही डर जाते हैं यार, अब ये अपने को चुभेगा, माइंड से है, तो डर लगने लगता है। उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था। तो ये ऐसा ओपीएम रहता है, कोई रिएक्शन, कोई सेंसिटिविटी नहीं। ठीक है, स्लिपीनेस रहता है, अपने ही ख्यालों में डूबा रहेगा। ओपीएम बात में, ओपीएम आप देखो ना, जो होली में अगर जो आते हैं, जो स्टेट में रहते हैं वही स्टेट में रहते हैं वो। जैसा आप रोते रहोगे तो रोते ही रहोगे, ठीक है। आप हंसते हंसते खाओगे तो हंसते रहोगे। इस यूपी में पहले ना क्या होता था कि जो कुश्ती होती थी, तो कुश्ती में क्या होता था, कॉम्पिटिशन रहते थे कुश्ती के। कुश्ती वाले लोग क्या करते थे कि कुश्ती मीन्स प्रैक्टिस करते थे, ओपीएम लेते थे। कि उनका होता था कि जो अपन ये स्टेट में है तो कुश्ती भी जीत जाएंगे ये खाने के बाद, तो और ताकत आती थी। तो ओपीएम में डलने नहीं होता है, आपका पेन कम कर देता है। इसलिए पेनलेस इन पेनफुल कंडीशन में भी होता है ना ओपीएम। यानी इतने पेन होकर भी ये पेनलेस फील करता है। इसलिए एलोपैथ बोलो या जो भी साइंस है, वो भी ये यूज करते हैं ना, मॉर्फिन एंड ओपीएम। आप वो जो ट्रक ड्राइवर रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको अगर रात को गाड़ी चलाना है, पूरा ट्रक कहीं और पहुंचाना है माल, तो वो ओपीएम खा के ही तो चलते हैं, तो उन्हें नींद नहीं आती है, बिजीनेस नहीं लगता है, बॉजीनेस नहीं लगता, एक्टिव होता है उल्टा माइंड। तो एक स्टेज वो रहती है और दूसरी स्टेज उसकी द अपोजिट, हाइपरस्टेशिया। हाइपरस्टेशिया, एनास्थेशिया सुने होगे ना आपने। एनास्थेशिया क्यों देते हैं? एनास्थेशिया आपको देते हैं तब आपका पेन अवेयरनेस फील चले नहीं जाता होना है ना। चाहिए। हाँ, और पेन कब होता है तो? जब कुछ कट होता है या हर्ट होता है तब होता है पेन। तो भी नहीं होता ना मैम। मेरे पास एक पेशेंट आया, एक्सीडेंट हो गया है, उसको यानी पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया करके आया। जब उसको लोगों ने बताया कि हाँ यहाँ लगा है, तब उसको पेन होना शुरू हो गया। अरे यहाँ लगा है, अरे हड्डी कहीं टूटे होंगे। जब तक उसको पता, यानी उसके साथ वाले ने यही बताया तेरे को पीछा आ गई है, पीछा आ गई है, तब तक उसको कुछ पता भी नहीं था कि मेरे को कुछ दर्द हो रहा है करके। ब्लड फिर भी उसको नहीं था। जब उसको लोगों ने बताया कि यार तेरे को ये तकलीफ हो रही है, तेरे को यहाँ यहाँ लगा है, ये हो रहा है, तब उसको ये हो गया। क्या एनालिसिस कब देता है या फिर वो बंदे को क्यों जब उन्होंने लोग बताया तब उसको पेन होना शुरू हुआ? बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको अवेयरनेस आया ना। आप अगर देखो, आपको एनास्थेसिया वाला जो जो देता है, तो वो पूछता है ना कि आप कुछ समझ रहा है क्या, कुछ पेन है क्या, कुछ है। दैट्स अवेयरनेस ना, कि आप वो चीजें अवेयर हो तभी तो आपको पता चलेगा ना। आपको जब अवेयरनेस नहीं है तो आपको पता नहीं चलता है। तो ओपीएम का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो चीजों के लिए वो तकलीफ के लिए रहता है, इसलिए तो रहता है ना कि वो चीजों का अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो उससे इनडिफरेंस होता है। ठीक है, प्रायोरिटी नहीं दे पाता है ना उस चीजों को।
डिफरेंस यानी प्रायोरिटी। सो दैट इज हाइपरस्टिशिया। तो एक स्टेज उसका लैक ऑफ रिएक्शन है, तो एक पोल उसका हाइपरस्टिशिया है। मैंने आपको समझाया था कि हमें दो पोल रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो ओपन का भी वैसे ही रहता है, एक स्टेट लेवल पे रिएक्शन देगा। उसको ना कितना मारा वो अपनी वाइफ को, उसने इतना एंगर और माइल्डनेस, यानी एक जो लेडी थी वो एकदम ही माइल्ड। तो आवाज सही से नहीं आ रही है। क्लियर नहीं है सर। सर साउंड क्लियर नहीं है आपका। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर पहले ठीक था। एक मिनट कनेक्ट कर पाता हूँ, देखता हूँ। साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर, साउंड क्लियर नहीं आ रहा। एक्चुअली आपका भी आवाज ना मुझे क्लियर नहीं आ रहा सर पहले ठीक था। अभी चेंज हुआ क्या? नेटवर्क इशू होगा सर, नेटवर्क इशू होगा। अभी ठीक है सर, अभी लीव करके रिज्वाइन करिए सर, लीव करके रिज्वाइन करिए सर। लीव करके रिजाइन करो। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है सर। अभी ठीक है? जी ठीक है। हाँ, तो देखो, इसके भी दो पोल है। किसी ने नहीं सुना होगा तो शायद वॉइस डिस्टरबेंस था। तो हर रेमेडी के दो पोल रहते हैं। मैंने सेपिया का भी लास्ट टाइम बताया था कि हेल्पलेसनेस तक के जाती है एंड एकदम मॉरल फीलिंग तक के ये, ठीक है। तो वैसे ही ओपीएम में भी लैक ऑफ रिएक्शन रहता है, हाइपोस्थीसिया रहता है, कि इतना रिएक्शन एंड लैक ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एक चरम सीमा, यानी उसने देखो अपने वाइफ को इतना मारा कि उसके बाल नोच लिया, उतना एंगर, इतना अपने फादर को, वो जो एडमिट होके आए थे वो पहले ही बीमार थे, उनको उठा के पटक दिया। तो वो एंगर पे काबू नहीं था उनके, ठीक है। तो ये रहता है ओपीएम का शेड। एक साइड में बहुत ही माइल्ड, वो लेडी इतनी माइल्ड थी जो मेरे पास आई थी, डरी हुई सहमी हुई, और ये एकदम वायलेंट है। सो पीसफुल ड्रीमी सेंसेशन ऑफ हैप्पीनेस, केयरफुलनेस। मैं वो जो हाइपस्थीसिया का मीनिंग समझा सबको? मैं जो एनास्थीसिया का एग्जांपल दिया, नहीं तो वापस से मैं ये करता हूँ। क्योंकि देखो ये छोटी छोटी बातों ना, ये जो वर्ड रहते हैं ना, जैसा जो मेंटर्स ने डाला हुआ या फिर जो मास्टर्स ने जो डाले हुए वर्ड्स है, वो एक एक वर्ड में मीनिंग है, ठीक है। सो सर सर माइंड, प्लीज हाँ उस बच्चे का जो रिएक्शन था इंजेक्शन के समय, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे उसको। हाँ, वो ना उसको एंटेरिक फीवर आ रहा था 1 वीक से। तो पेरेंट्स ने इधर उधर दिखा दिए, ठीक है। बट फिर वो मेरे पास लेके आए, तो मैं उनको एडवाइस दिया कि यार आप ये कर लो, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो मैंने फिर पैथोलॉजी लैब वालों को बुलाया, तो उन्होंने सैंपल लिया। तो उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं था, सैंपल निकाला, कुछ भी, यानी डर जाते हैं, रोते हैं, फिर भी उनका कोई ऐसा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये ऐसा ओपीएम रहता है कि कोई रिएक्शन नहीं, कोई सेंसिबिलिटी नहीं, ठीक है। सर तो आपको प्लीज ये ऐसा काफी, ऐसा हाँ हेलोवेरस में भी कुछ रहता है ना सर? हेलोवेरस में भी हेलो, हाँ हेलोवेरस ना बहुत लेट ये करता है। हेलोवेरस आपको बहुत ऐसा दिखेगा कि यार इसमें दिमाग की कमी है ना। हेलोवेरस आपको जो रिस्पॉन्स भी देता है ना, तो बहुत लेट देता है। कि आप पूछोगे उसको तेरा नाम क्या है, ऐसा सुस्त रहेगा, फिर बोलेगा हाँ मेरा नाम महेंद्र है। अरे उसको ना जान नहीं रहती है। ओपीएम इज अलर्ट। ओपीएम एक स्टेज रहती है, वो अलर्ट एजिलिटी माइंड में है ना। ओपीएम बहुत अलर्ट स्टेज में रहता है। आप देखो, एजिलिटी मेंटल क्या समझते हो आप? आप चील जानते हो? चील की आंखें जानते हो?
वो ऊपर में रहती है लेकिन नीचे कुछ मर भी गया तो उसको वहां से सेंसेस हो जाते हैं कि यार नीचे में कुछ मर गया। वो इतने ही स्पीड से आती है, उसको उठाती है, उसको खाती है और फिर से वही अ, ऊपर चले जाती है ना। उसको उतना उतना उसका एजिलिटी माइंड रहता है, उतना वो कॉन्शियसनेस भी रहता है। आप कोमा के पेशेंट देखे हो कभी? ओपीएम के कोमा में आप देखो, ओपीएम में ना सबसे ज्यादा कोमा के रुब्रिक्स है। इतने रुब्रिक्स किसी रेमेडी में नहीं है, तो क्यों होंगे इतने? आपको मैं कोमा का पेशेंट देखने गया था एक, तो वो एकदम वेंटिलेटर पे, कोमा में था। तो मैंने बोला कि ये कैसे क्या हो गया? तो बोले कुछ नहीं, इनको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो धीरे धीरे हमने भी उनको बहुत बार बोला कि चलो दवाखाना, चलो दवाखाना, और एकदम ही कोमा स्टेज पे ही जिस दिन एडमिट किया उसके दूसरे दिन ही कोमा में चले गए। तो मैं बोला नाम क्या है इनका? तो बोले पंडरी। तो बोला पंडरी काका। तो उन्होंने हाथ पैर हिलाए। तो इतना माइंड एक्टिव रहता है इनका, ओपीएम का। इतना एजिलिटी रहती है, इतना अलर्टनेस रहता है कोमा यानी ओपीएम में। यदि ये गॉट इट हेलोबरस मैम? होता तो यदि ये हेलोबरस होता तो रिस्पॉन्स नहीं देता। रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके घर मुझे वाले पता कितना भी उसको हिलाते थे, उसके घर वाले अगर कितना भी उसको हिलाते थे ना, तो भी ये रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि ये मेंटली ही बहुत स्लो रहता है हेलोबरस। कुणाल सर जी। बोल रहे हैं कि ये जो जो कोमा पेशेंट होता है वो तो मेंटली फिजिकली पूरा एकदम सेंसलेस रहता है, किसी वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर पल्सेटिला का भी तो भाव आ सकता है, जो टॉर्पर एक रूब्रिक आता है। टॉर्पर में तो फिर बहुत सारे मेडिसिन बैठते हैं। जो टॉर्पर रहता है ना, तो पल्सिटिला ही क्यों? टॉर्पर में 54 मेडिसिन है, मैंने पल्सिटिला ही क्यों? ये केस मैं सर इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक जगह गया था सेमिनार में, मरसागल वाला में। तो वहां पर ये केस उन्होंने दिखाया कि उनके पास एक कोमा पेशेंट आया था, तो उन्होंने पल्सेटिला दिया था, उससे उसको वो रिकवर हो गया। वो बच्चा जो है वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था, चुपचाप पड़ा हुआ था एकदम, माथा उठा झुला उला कर। हम्म। तो उन्होंने जितना केस टेकिंग करके जो समझा, उन्होंने पल्सेटिला दिया था। विद इन वीक वहां से फिर वापस कोमा से फिर वो हल्का फुल्का रेस्पॉन्स क्यूरिटी की तरफ बढ़ने लगा वो। हाँ जी सर, आपका ये बिल्कुल बराबर है। बट ना उन्होंने टोटेलिटी लिए होंगे सर। जैसा पल्सिटिला के और भी कुछ रूब्रिक्स होंगे, तो फिर वो टोटेलिटी में आके सिंपल आप टॉर्पर देख के पल्सिटिला मुझे तो भी ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि 54 मेडिसिन में से आप अगर कोई चूज करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं टोटेलिटी भी देखना पड़ेगा कि है उसका, कि दूध से मेरे पापा भी ले रहे थे, मेरी दादी ले रही थी, और हल्दी वाले दूध से ये ठीक रहता है। ठीक है, कि परंपरा चल रही है हमारे घर में कि ऐसे ही ठीक होता है। और लैक्टिस को ना डर भी रहता है, फियर ऑफ पॉइजन का, कि मैं कहीं एलोपैथिक ले लूं तो मेरा तकलीफ हो जाए। ठीक है, दवाई खाऊंगी तो और तकलीफ हो जाएगी, इसलिए उसने घर के ही घरेलू इलाज करके अपना समय निकाल दिया। बेलाडोना क्यों करता है? बेलाडोना क्यों लेट आता है? मैं तो बेलाडोना कोई नहीं देखता है। वो और जहाँ फ्रिवोलस रश में वगैरह, होता हाँ, है ना इसलिए। हाँ फ्रिवलस में उसको लगता है कि यार डिल्यूजन, फिजिशियन इज अ पुलिसमैन। मैं जाऊंगा, दुनिया भर रेस्ट्रिक्शन लगे, ये मत खा, वो मत कर, ऐसा वैसा मत कर, मेरे को पकड़ के रख देंगे, मैं दवाइयों के इसमें बन जाऊंगा। तो वो नहीं चाहिए रहता है उसको, बेलाडोना को। बेलाडोना थोड़ा सा डिलीजन बटरफ्लाई, होता है। डिलीजन बटरफ्लाई में है ना, आज यहाँ है तो कल वहां है, बिंदास है, है कि नहीं? बट बेलाडोना भी अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आता ना, तो एंग्विश वीपिंग में रख के जाता है। आप देखो बेलाडोना को, एकदम वो एक्सट्रीम लेवल जाता है फिर एंग्विश वीपिंग तक। ठीक है, तो वापस पीपीटी पे आता है, ट्रैक चेंज हो गया।
तो हर आपका जो डाउट है ना सर, वो हो गया ना क्लियर कि हर रेमेडी जरूरी नहीं है आपके पास ओपीएम और ये भी आएगा करके। स्ट्रामोनियम भी फ्रिवलस में है, स्ट्रामोनियम भी लेट आता है, स्ट्रामोनियम भी अफेक्टेशन में है कि चल रहा है चलने दो, काय को तो भी फियर ऑफ इंजुरी में है, क्यों जाके इंजेक्शन लेना, क्यों अपने डिलीजन प्योर में ना, प्योरिटी रहती है उसको, उसको लगता है कि मैं योगा करता हूँ, अच्छा हेल्दी खाना खाता हूँ, रोज सैलेड खाता हूँ, क्यों मैं बीमार पड़ूंगा। वो अफेक्टेशन रहता है उसका, प्योर फॉर्म में रहता है, तो लगता है कि मैं प्योर हूँ। चलो वापस आते हैं, आउट ऑफ ट्रैक चले जाता हूँ मैं। सो माइंड पीसफुल। सर पीपीटी नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीपीटी। सर दिख रहा है सर। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? आप माइंड वाले पीपीटी पे हो, पीसफुल ड्रीमी सेंसेशन दिख ऑफ रहा है हैप्पीनेस सर। केयरफुलनेस, दिख रहा है ना सर फिर रिज्वाइन करिए सर। मेरा वॉइस क्लियर है क्या? क्लियर नहीं है सर, कट कट जा रहा है आपका वॉइस। सो माइंड पीसफुल ड्रीमी सेंसेशन ऑफ हैप्पीनेस केयरफुलनेस फॉरगेटफुल ऑफ सफरिंग। ये इसको सफरिंग का भूल जाता है कि मेरे को कुछ तकलीफ दी है करके। ये पेनलेस ऑफ द कंप्लेंट्स यूजुअली पेनफुल, ये उसको पेनफुल कंडीशन में उसको पेनलेस लगता है। ठीक है। स्टूपर एंड द कोमा, एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्राइट, कंप्लेंट्स इन द चिल्ड्रन, ये इतना उसका फ्राइट बैठ जाता है कि वो जो अगर मदर प्रेग्नेंट भी रही और वो अगर डर गई है उस टाइम पे, तो वो फ्राइट रिमेन्स रहता है, तो बच्चे में भी वो कंप्लेंट आते हैं फिर। एक्साइटमेंट, ग्रेट फ्लो ऑफ आइडियाज, विविड इमेजिनेशंस, इम्पेशंस, इरिटेशंस, नर्वसनेस, वांट्स ऑफ मॉरल फीलिंग। ये इसलिए तो ये जो रेमेडी है ये ना मॉरल्स में है, ना ड्यूटी में है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। ठीक है। डिजायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, इसीलिए रियलिटी से भागना चाहती है, इसीलिए कोमा में रहना पसंद है। ठीक है। कोमा यूरेनियम, कोमा स्टूपर preceded by coma, skin, coldness of the skin, coma respiration, status respiration with coma respiration, slow respiration। ठीक है। बहुत सारे कोमा के रूब्रिक है, कोमा डायबिटिसिन, कोमा डेलिरियम, कोमा डीप, कन्वर्जन्स, एफिक्सिया, एपोप्लेक्टिक, एसिडोसिस। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आप तो पाठक पढ़ा करो। पाठक सर का काफी काफी अच्छा लिटरेचर है, उनके एक एक वर्ड में पूरा रेमेडी का मीनिंग रहता है ना। तो पाठक सर क्या लिखते हैं, पाठक सर ने फास्फोरस को भी एक वर्ड में पूरा ये किया ना, डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या होता है फास्फोरस का, कोई बता पाएगा? पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाना। हाँ, यस, वैसे ही होता है ना। जैसा एक गिलास पानी में अगर इंक डाल दो तो पानी का कलर चेंज होता है ना, तो पूरा पानी ब्लू या रेड हो सकता है अगर रेड इंक है या ब्लू इंक है। वैसे ही फास्फोरस को भी वैसे ही रहता है, फास्फोरस अपना अस्तित्व छोड़ता है ना। तो पानी जैसा ट्रांसपेरेंट है, पर फास्फोरस अगर मिल गया लोगों में तो सारे उसको फास्फोरस का फील आना चालू होता है। वो वाइवेशियसनेस, वो अम्यूजमेंट, वो सारे उसके पार्टी में लोग उसको चाहिए रहते हैं, लोग उसको बुलाते हैं, अरे यार वो नहीं आया, वो बंदा नहीं आया, है ना। उस सबको चाहिए रहता है फास्फोरस। और मर्ज यानी क्या फिर, डिफ्यूज और मर्ज यानी क्या? मर्ज यानी मिल जाना एक दूसरे में। तो डिफ्यूज का भी तो मीनिंग वही हुआ। नहीं, मर्ज एक शॉर्ट में हुआ शायद, डिफ्यूज एक बहुत बड़े पैमाने पर, ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आप बराबर हो। मैं आपको एक मर्ज, एग्जांपल देता हूँ। अच्छा ओके, मर्ज उतने हाँ।
कहना चाहिए कि बड़े पैमाने पे नहीं है मर्ज, मर्ज को शॉर्ट थोड़े से इसमें लिया जाता है, जहां तक मैं जानती हूँ। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरा ना एक बैंक अकाउंट था, काफी सालों से था, जब मैं 10th में था तब से ही था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि मर्ज हो गया पीएनबी में अभी 2-3 साल पहले, जो काफी सारे बैंक मर्ज हो गए ना। तो अभी क्या हुआ कि मेरे पास जितना भी चेकबुक्स थे, इसके नहीं क्या, पीएनबी, ओबीसी के, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के, वो सारे उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए कि अभी नहीं चलेगा, आपकी पासबुक भी नहीं चलेगी, आपकी चेकबुक भी नहीं चलेगी, और आपका अकाउंट नंबर वही रहेगा, बाकी वो आप अभी ये जो अकाउंट रहेगा वो पीएनबी के नाम से जाना जाएगा। अभी समझा? यस सर। हाँ, इसमें सिंपल कार्सिनोसिन है। तो ये मर्ज यानी क्या होता है कि ओबीसी एक छोटा ब्रांच था, ओबीसी एक छोटा बैंक था, तो वो जो मर्ज हो गया वो बड़े इसमें मर्ज हो गया। तो ओबीसी ने क्या कर दिया कि अपना अस्तित्व छोड़ दिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने अपना अस्तित्व छोड़ दिया, और वो अस्तित्व किसको दिया? पीएनबी को दिया, है ना। तो कार्सिनोसिन भी प्लीज करता है ना, क्यों प्लीज करता है? क्योंकि अपना अस्तित्व छोड़ देता है, सेल्फलेसली छोड़ देता किसी के अधीन हो जाता है ना। मार्टियर हो जाता है ना, मार्टियर करता है ना, शहीद हो जाता है किसी के लिए, तो वो अपना अस्तित्व छोड़ देता है दूसरे को प्लीज करने के लिए। बट सर फास्फोरस क्या इसके करता लिए है? मैं एक बट एग्जांपल मुझे बहुत फास्फोरस क्या अच्छा करता है? लग रहा है। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, 1 मिनट बस। ठीक हाँ, सर। हाँ तो फास्फोरस क्या करता है? आपने जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पानी में इंक डालो, तो फास्फोरस ने अपना पूरा वर्चस्व जमा लिया ना। फास्फोरस ने अपना कलर डाल दिया उसमें। इंक इंक को आप फास्फोरस पकड़ो और पानी को इन्वायरमेंट पकड़ो, तो फास्फोरस पूरा इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है, यानी अपना अस्तित्व छोड़ता यानी लेता है। और कार्सिनोसिन क्या करता है? अपना अस्तित्व छोड़ देता है, यानी नहीं चाहिए मुझे, आप अगर खुश हो तो नहीं चाहिए मुझे। लेकिन फास्फोरस ऐसा नहीं करता है। ये डिफ्यूज और मर्जिंग का फर्क है। हाँ दीप्ति मैम। हाँ सर, मर्ज का मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण एक्चुअली या समझ में आया कि जैसे एक तो लड़की शादी होके आती है तो अपना सरनेम, अपने पेरेंट्स का सरनेम, अपनी आइडेंटिटी सब तरीके से पूरी तरीके से वो साइड में करके वो जिस घर में जाती है उस हिसाब से वो डल जाती है। दैट इज मर्ज। मतलब किसी का किसी चीज में समा जाना। और डिफ्यूज मतलब फैल जाना। मतलब जैसे CO2 एक नॉर्मल एयर में होती है तो वो अपने एक गंदा फैला देती है पूरे एटमॉस्फेयर को। दिस इज डिफ्यूज हो जाना। और मर्ज होना मतलब किसी चीज में समा जाना। मुझे ये एग्जांपल बहुत हाँ, अच्छा समा तो याद दोनों है। गए ना मैम, समा तो दोनों गए ना। लेकिन मर्ज में मतलब कैसा रहता उसने है अपनी कि आइडेंटिटी, हाँ मर्ज में वो अपनी बड़ा आइडेंटिटी खो बड़ा दिया। मर्ज में क्या हो गया? आइडेंटिटी खो डाला ना उसने, हाँ हाँ है हाँ। कि नहीं। अभी ओबीसी को कोई जानता नहीं है ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को कोई जानता नहीं है, अभी पीएनबी का बराबर। ही हाँ स्टैंप लगा ना। यस लेकिन यस यस। डिफ्यूज में क्या होता है कि पूरा वो उसका अस्तित्व रहता है ना। आप पानी में इंक डालो तो आपको कलर तो चेंज हो गया ना, आप भले ही उसको बराबर बराबर। रेड कलर बोल सकते हो, उसको पानी नहीं बोलोगे आप। ओके सर, ओके, बहुत अच्छा समझा हाँ, सर। आगे। बहुत ठीक। थैंक यू सर। आगे चले गए, थैंक यू सर। फिर से आउट ऑफ ट्रैक चले गए हम फिर से। चलो, नो तो सर, ऐसे ये आउट ऑफ ट्रैक अच्छा है। बहुत अच्छा है सर ये। तो पाठक सर क्या लिखते हैं? कंप्लीट लॉस बट ऑफ कॉन्शियसनेस। और पाठक सर एक एक वर्ड लिखते हैं, प्लेसिड। प्लेसिड यानी क्या? कोई रिएक्शन नहीं है। प्लेसिड यानी आप उसके सामने गिड़गिड़ाओ। आप देखो, ओपियम अगर पेशेंट आता है ना, तो आप उसको पूछो कि यार तेरे को नींद वींद आ जाती है? अरे सर, मेरे पास डीजे भी बजता रहेगा ना तो भी मेरे को नींद आती है। मेरे बाजू में अगर डीजे भी बजता है, यानी कोई कोई तकलीफ नहीं रहती है इसको, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, इतना प्लेसिड रहता है, कोई रिएक्शन नहीं रहता है ना। आप अगर समुद्र में पत्थर या पानी में पत्थर मारते हो तो पानी भी खड़खड़ता है ना। लेकिन
इसका वो रिएक्शन नहीं रहता है, ये एकदम ऐसा है। अभी मैंने रिसेंटली एक पेशेंट देखा, घर गया था, उनके पैर से चलना नहीं होता था, तो मेरी एक असिस्टेंट डॉक्टर है, तो उसको लेके गया था। तो यार वो लड़की को देख के कम से कम बनियान वनियान तो पहन, वो बरमुडा पे बैठा ही है ऐसा ओपनली, कुछ भी रिएक्शन नहीं। फिर मैंने केस लिया तो बहुत सालों से बहनें जो विधवा बहनें उसके साथ रहती थी, तो उनको भी, उनका मैंने पूछा कि यार इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। तो बोले ये एकदम ही माइल्ड बंदा है, हम इतने सालों से देख रहे हैं, कोई कोई लेट आए, कोई घर में आए नहीं आए, हम दो दो दिन हॉस्पिटल में जॉब करके आते हैं तो भी इसका कोई रिएक्शन नहीं रहता है कि तुम लेट क्यों हो गए, वाइफ को भी कभी कुछ बोलता नहीं है। ये एक उसका और एक रिएक्शन रहता है, ये प्लेसिडिटी रहती है उसकी। ये पाठक सर एक एक वर्ड में उसका पूरा मीनिंग देते हैं। wants nothing says nothing else him, ये उसका ये था कि कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी चाहिए नहीं है किसी से, इतने लोगों का करता है घर में, कोई उसका किसी पे प्रेशर नहीं रहता है, किसी को डांटता नहीं, फटकारता नहीं। एक्सॉल्टेशन ऑफ द माइंड, विविड इमेजिनेशन, स्लगिशनेस, डल, स्टूपिडिटी, ये लोग उसको स्टूपिड समझते हैं, यार तू पागल तो नहीं है। कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो विल पावर, टेंडेंसी टू लाई, फियर आफ्टर फ्राइट which remains, delirium remains with terror, indifference to pain and the pleasure। ये इतना इंडिफरेंस रहता है, इतना उसका प्रायोरिटी चेंज हो जाता है, उसको भूल जाता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, डिल्यूजन वेल ही इज, वेल सेज ही इज वेल वेरी सिक, डिल्यूजन वेल ही इज, इंडिफरेंस सफरिंग टू डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, समझता ही नहीं है ना कि इतना सेंस ही नहीं रहता है कि ये डेंजर है या नहीं है। इसको पूछो आप कि यार तेरे को ये इतनी बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, मेरे पास वो कैंसर का पेशेंट था, मैं उसको पूछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ कि तेरे को क्या हुआ था ऐसा कि तेरे को इतना बड़ा पैथोलॉजी हुआ। सर कुछ नहीं। बोला घर में कैसा है, सब अच्छा है। बोला वर्क प्लेस में कैसा है, सब अच्छा है। 38 ईयर्स के बंदे को अगर कैंसर होता है तो कुछ इमोशनल पैथोलॉजी रहना चाहिए ना। मैं 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लेके बैठा, कुछ भी उसने हाँ का चू भी नहीं किया कि मेरे को ये तकलीफ है वो तकलीफ है करके। मैंने उठा के उसको ओपियम दिया, ओपियम से उसका मेटास्टेसिस रुक गया, काफी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आना चालू हो गए उसके। जो उसको डॉक्टर ने बताया था कि तेरे को इतने इतने कीमो लगेंगे, वो कीमो भी कम हो गए थे उसके, मैंने अभी वो हेल्दी है। तो सर इतना उस नो ब्लंट सेंसेस रहते हैं उसके। सर हाँ मैम, सर कोई तो भी कुछ बोल रहा सॉरी, था। इंटरप्शन के लिए सॉरी सर। वो नो विल पावर को थोड़ा, विल पावर जो रहता है, नो विल पावर, उसको थोड़ा समझा दें हाँ कैसा है। तो देखो ना, एक एक साइड में मैं वही बोला ना कि एक साइड में इतना उसका ये रहता है, एनर्जी, एजिलिटी, एक्टिवनेस, अलर्टनेस, और एक इसमें वो एकदम ही स्लीपीनेस रहता है ना, एकदम ही डल रहता है, स्लगिश रहता है कि उसमें कोई विल ही नहीं है, कुछ करने की ताकत ही नहीं है ऐसा। आप देखो ओपियम, जब ओपियम आप सिमिलिमम देते हो ना, तो सिमिलिमम ओपियम जब देते हैं तो वो ओपियम लेने के बाद एक्टिव होता है, डल नहीं होता है। तो पहले वो डल रहता है, फिर एक्टिव होता है। मैंने जब भी जो एग्जांपल दिया ना कि वो कुश्ती वाला जो ये था कि कुश्ती के कंपटीशन में वो ओपियम खा के कुश्ती करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं उल्टा ऐसे। तो इसको भी वैसे ही लगता है कि मेरे में विल पावर नहीं है, बट जब ओपियम लेते हैं ना तो ओपियम लेने के बाद एक्टिव होना चालू होता है। सो इंडिफरेंस सफरिंग टू डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, इतना उसका सेंसेस ब्लंट रहता है कि उसको कोई चीज का डर नहीं रहता है। आप उसको पूछो कि यार तकलीफ को लेके क्या लगता है, मैं उसको कैंसर वाले पेशेंट को एक ही क्वेश्चन पूछा था क्योंकि वो आंसर ही नहीं दे रहा था। तो बोला इसको लेके आपको क्या लगता है। सर क्या लगेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बोले देती होंगी ना, मर ही जाऊंगा ना। आदमी पैदा किसके लिए होता है, बोले मरने के लिए, सिंपल फंडा है। बोले आप क्या मेरे को बार बार वही पूछ रहे हैं, बोले कि घर में क्या टेंशन है, बाहर क्या टेंशन है। तो देखो हर चीज, हर इंडिविजुअल आपको डिफरेंट यानी रेमेडी का शेड देगा, डिफरेंट केस टेकिंग देगा, है ना।
डिफरेंट वर्जन देगा। ऐसा नहीं कि ओपीएम आया तो आपको इंडिफरेंस ही दिखेगा, आपको वो डेलिरियम फॉली ही दिखेगा। आपको हर चीज से आपको रूबरू होना चाहिए, ठीक है। ऑन द सर कॉन्ट्ररी, डेथ कंटेम्प्ट बता दीजिए सर। डेथ कंटेम्प्ट यानी वही ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या डेथ ही आएगी ना, कंटेम्प्ट हो जाएगा ना। ज्यादा से ज्यादा क्या, मैं मर ही जाऊंगा ना ये बीमारी से, और क्या होगा। उतना लेवल का वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस रहता है उसका। इसलिए तो इतना कंटेंट है ना, इसीलिए कंटेंट फॉरगेट्स ऑल हिज एलिमेंट्स एंड द पेन्स। यानी इतना कंटेंटनेस आता है उसका, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कैंसर ही हुआ ना यार, मर तो नहीं गया मैं। जितना दिन जीऊंगा उतना दिन जीऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट नाइट कंटेंट, ये कंटेंट के भी रूब्रिक सबसे ज्यादा इसी में है। आस्किंग नथिंग, कोई कंप्लेंट नहीं, कंप्लेनिंग नेवर। अनकॉन्शियसनेस, फीवर ड्यूरिंग, वर्टाइगो ड्यूरिंग, अनस्ट्रोक इन, इतना अनकॉन्शियसनेस कि उसको खुद को नहीं समझ रहा है कि यार मेरे को एपिलेप्सी आ रही है, वर्टाइगो हो रहा है, फीवर है ना, सनस्ट्रोक हुआ है, कुछ भी ये नहीं। अनकॉन्शियसनेस, स्नोरिंग, इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड स्टूल, इतना अनकॉन्शियसनेस। ये इसकी, सर नेक्स्ट, ये इसका ऑडेसिटी दिखता है। ऑडेसिटी, फियरलेस, डेयरिंग, है ना, हिडलेस, मेंटल डिरेंजमेंट, हिडलेस, एक्सिलरेशन, टेमेरिटी, फुलिश डेयरिंग, ठीक है। ये तो सब जानते हो ना, ऑडेसिटी किसको बोलते हैं वगैरह। यस सर। क्या होता है ऑडेसिटी में? फुलिश डेयरिंग मतलब ऐसी डेयरिंग जिसमें उसको पता ही नहीं रहता मेरे अंदर, मेरे ऊपर बहुत डेंजर भी हो सकता है, लेकिन वो बस सोचता नहीं और चला जाता है। नहीं, वो तो फिर टेमेरिटी यानी क्या? वो तो टेमेरिटी हो गई। फिर टेमेरिटी यानी क्या? सर टेमेरिटी यानी पुलिस डेयरिंग होता है। ऑडेसिटी यानी जहाँ पे जो डेयरिंग है तो दूसरों को लगेगा कि क्यों चांस ले रहा है। जैसे अभी लड़की को पढ़ा रहा है, अगर लगेगा कि क्या लड़की की शादी करना है, तू क्यों दिखा रहा है। जैसे दंगल में वो उसने अपने लड़की को ये बनाया कुश्ती का खेलने वाला, तो उसका यहाँ पे ऑडेसिटी यानी सोच समझ के करता है सर, उसमें फूलिशनेस नहीं रहता। आगे जाके सबको लगता है कि नहीं नहीं इसने सही किया। हाँ, यस, ये मैम ने बहुत एकदम एग्जैक्ट बताया। ये स्किल रहती है ना ऑडेसिटी में। ऑडेसिटी में फियर नहीं रहता है, डेयरिंग बहुत रहती है ना। आगे वाले को, लोगों को जो देखते हैं ना, वो शॉक हो जाएंगे, यार ये कैसे क्या पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, इतना इतना बोल्डनेस कैसे क्या आ गया। ये उसकी इंटेलिजेंसी रहती है। ऑडेसिटी में इंटेलिजेंसी दिखती है। टेमेरिटी में क्या होता है, फुलिश डेयरिंग दिखती है। टेमेरिटी में जो डाल को काटेगा उसी पे बैठ के काटेगा। अबे तू उसी डाल को क्यों काट रहा है, गिर जाएगा, मर जाएगा। ये उसको समझता नहीं है। उतावलापन ज्यादा रहता है टेमेरिटी में, जल्दबाजी ज्यादा रहती है, फुलिश डेयरिंग रहती है ना। वो 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 रेमेडी में आप वो केस में आप ले सकते थे ना टेमेरिटी। वो जिसने एक दिन में 7-8 लोगों के साथ मल्टीपल कांटेक्ट किया, वो टेमेरिटी है ना, फुलिश फुलिश बिहेवियर है उसका, उतावलापन है कि मैंने कभी इधर देखा नहीं नागपुर में ऐसा। अब वो इतना उतावला हो गया था वो कि क्या करूं और क्या नहीं। ये टेमेरिटी है थी उसकी। ऑडेसिटी इज डिफरेंट। ऑडेसिटी में स्किल लगती है ना। वो जो पहले हम बच्चे थे तो वो जो गरोडी लोग थे वो खेल दिखाने के लिए आते थे, तो वो छोटी बच्ची एक एंड से दूसरे एंड पे रस्सी पे चल के जाती थी। दैट इज ऑडेसिटी। अपन हक्का बक्का हो जाते हैं उनको देख के, अपन शॉक हो जाते हैं, यार ये कैसी कर रही है। ये एडवेंचरस रहता है उनका, ये करेजियस रहता है ऑडेसिटी में। आपने अभी रिसेंटली कोविड का ये देखे होंगे ना, कोविड में बहुत सारे लोगों ने बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के पेशेंट देखे। क्यों देखे होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था
कि अपन जो इन्वायरमेंट में रहेंगे ऑटोमेटिक उसके एंटीबॉडीज अपने बॉडी में तैयार होंगे, तो वो एंटीबॉडीज ऑटोमेटिक फाइट करेंगे, कोई आर्टिफिशियल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा शुरुआत में तकलीफ होगी, बाद में ऑटोमेटिक इनेट इम्यूनिटी काम करेगी। वो उसका स्किल था, वो इंटेलिजेंट था ऑडेसिटी, है ना। तो हिडलेस यानी क्या फिर? हीडलेस है ना, ये उसको किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता है, यानी उसको तकलीफ हो रही है फिर भी वो उसके बारे में जागरूक नहीं रहेगा, यानी हो रही है तो हो रही है, कुछ उससे लेना देना नहीं रहेगा। हाँ, यानी शुगर 500 भी हो रहा है फिर भी वो मीठा खा रहा है, बिंदास जी रहा है, रिक्स दिख रही है लेकिन उसको नहीं समझ में आ रही है। हाँ, अटेंशन नहीं दे पाता है ना। तेरे को पता है 500 शुगर है कंटिन्यू, है कि नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, तो भी वो बिंदास, लापरवाह, बेपरवाह ऐसी। सो नेक्स्ट, चीयरफुल अल्टरनेटिंग विद सैडनेस, ये उसका स्टेज आता है। cheerful alternating with grief, irritability alternating with the discouragement, ये दो शेड में चलता है। एक शेड में बहुत चेयरफुल, दूसरे शेड में फिर एक शेड में बहुत चेयरफुल, तो ग्रीफ हो गया ऐसा। चेयरफुल चिल ड्यूरिंग, ये चिल यानी ठंड, सब लोग, ये मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर की डेथ हो गई थी, मैं उसके घर में गया तो देखा यार उसके चेहरे पे बिल्कुल भी इतनी सी भी ना दुख है ना कुछ है। आया, मेरे से हंस हंस के बात कर रहा है, ना क्या यार, ये इसके फादर की डेथ हुई या किसी और के फादर की डेथ हो गई है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सब लोग रोना गाना कर रहे हैं, पूरा चिल रिएक्शन है घर पे, सब सैड है, सब अपने दुख में है, ये बिंदास चेयरफुल बंदा है। ये चेयरफुल चिल ड्यूरिंग रहता है ओपियम का। ये अफेक्शनेट रहता है, ये एंटिक्स प्लेइंग रहता है, ये ब्लिसफुल फीलिंग रहता है, परमानंद वाला फीलिंग रहता है, ठीक है। केयर फ्री, कोई टेंशन नहीं है, फादर गुजर गए, कैसा होगा आगे, कुछ नहीं, अपना मस्त जी रहा है। फियरलेस, एक्सटैसी, अपने ही में ही खुश है। एलिमेंट फ्रॉम फियर, फ्राइट एक्सीडेंट फ्रॉम फ्राइट, ऑफन फ्राइट, ओल्ड फ्राइट। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, इमोशनल। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एक्सीडेंट्स फ्रॉम साइट ऑफ एन fear fright of the previous fright becomes of and anxiety fright after, ये तो अपने देख लिया है। ये एलिमेंट फ्रॉम जॉय, सडन सरप्राइजेस, प्लीजेंट, ये उसका एकदम बहुत ज्यादा मजा मस्ती करना, है ना। एलिमेंट फ्रॉम द जॉय एक्सेसिव, ये इतना लेवल तक के उसका, उसने एक्सेसिवली जॉय कर लिया दोस्तों के साथ, ठीक है। डिबॉचरी में भी जाता है, ये एलिमेंट फ्रॉम डिबॉचरी भी होता है, मैंने बहुत ऐशो आराम कर लिया उसके बाद इसको तकलीफ होती है। तो वो जो लिमिट सेट करता है ना, तब इसको प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में आता है ना। इसको पता रहता है कि 2 बम्पर दारू पीने के बाद मेरा खत्म हो जाऊंगा मैं, तो उसका लिमिट जब वो माइंड सेट करता है ना कि इतना होने के बाद मेरे को तकलीफ होती है, तभी वो अपने पास भी आता है, तब उसको प्रॉब्लम्स होना चालू होती है। तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस होता है। दिस प्रॉब्लम्स कीप्स परसिस्टिंग, पहले तो वो कंटिन्यू रखता ही है, जारी रखता है जब तक उसको प्रॉब्लम्स आना चालू नहीं होती है, एंड गो ऑन एग्रावेटिंग व्हेन देन व्हेन इट स्टार्ट्स एक्सीडिंग देयर शुड इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, तब उसका कंसर्न जागता है कि कुछ ना कुछ अभी मेरे पे प्रॉब्लम होना चालू हो गया है, तब उसका क्रिएट्स फियर, एंजाइटी, वरीज चालू होती है। दैट्स कम टू द फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस मींस क्रॉसिंग द बियॉन्ड द टॉलरेबल लिमिट्स। तो हर एक का लिमिट सर अलग क्या होता बोले है, हर सर? इंडिविजुअल का। एक्स्ट्रा वेगन्स मीन्स क्या बोले अगेन? एक्स्ट्रावेगेंस यानी एक लिमिट रहती है ना कोई भी चीज की, है ना। ये सर, हाँ ये तो वो सर। चीज को आप एक दिन में 6-7 पार्टनर्स के साथ कॉन्टेक्ट करना इज एक्स्ट्रावेगेंस ना। एक लिमिट, उसकी लिमिट खत्म हो गई है ना। तो हर इंडिविजुअल की एक अपनी लिमिट रहती है, अगर वो उससे एक्सीड कर लिया तो वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस होता है। अगर वो उसी वही चीज को बार बार कर रहा है ना, बट उसका कंसर्न जाग नहीं रहा है, बट जब उसको
कुछ ना कुछ तकलीफ आने चालू होती है। जब वो तकलीफ वो परसिस्ट करके 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 फिर अगर कुछ कंप्लेंट आना चालू होती है, तब उसको उसका कंसर्न जाके फियर, एंजाइटी और वरीज में आता है, तब वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में आता है। ठीक है, तो हर एक का इंडिविजुअलिटी का एक्स्ट्रावेगेंस एंड सफरिंग अलग अलग रहता है। तो जब अपने पास पेशेंट आते हैं तो अपने को पूछते हैं ना कि सर कितना टाइम लगेगा, ये चीज आप कितने दिन में ठीक कर दोगे। आपने बोल दिए 6 महीने, तो 6 महीने एकदम कम, यानी आपसे ईमानदारी से ट्रीटमेंट लेगा। 6 महीने का अगर टाइम ये हो गया, साल भर लगा दिया आपने, तो वो फिर चिल्लाता है, नॉइज, इंक्लिनेशन टू नॉइज आप पे रेज हो जाएगा। सर आप तो 6 महीने बोल रहे थे, इतना समय कैसे क्या लग गया, हाँ आपने बराबर दवाई दिए नहीं दिए। ये बिजनेस टॉक्स हो जाता है उसका। ये आप पे रेज होके बोलता है कि मैंने इतना पैसा खर्च किया फिर भी आराम नहीं है, आप तो बोल रहे थे कि हो जाएगा करके। ठीक है, तो उसके बाद ये एक्स्ट्रावेगेंस होने के बाद, फियर एक्स्ट्रावेगेंस होने के बाद फिर अलर्ट में आता है, फिर कॉशियस होता है, फिर उसी में डूबा रहता है। ये जो कर रहे थे वो ब्रूडिंग और मेडिटेटिंग ही कर रहे थे ना, दोनों पेशेंट, है कि नहीं। फिर उनका कॉन्शियस जागा ना कि अपन ने जो किए वो गलत किए करके, अलर्ट हो गए, कॉशियस हो गए। ठीक है, कि अपने को जो प्रॉब्लम हुआ वो अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो एक जगह बैठ के फिर उस पर ब्रूट करना, थिंक करना। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिंगल रूब्रिक है, टिमिडिटी, बिजनेस इन ट्रांजेक्टिंग। ये इसको इतनी टिमिडिटी रहती है, ये अपने बिजनेस को भी ट्रांजेक्ट नहीं कर पाता। अरे तूने किसी का काम करके दिया, पैसे तो मांग। अरे नहीं ना सर, अच्छा नहीं लगता है, क्या पैसे मांगना। अभी तू पेशेंट देख रहा है, कोविड के पेशेंट देखा तूने, तू पैसे तो मांग। नहीं नहीं सर, क्या, अच्छा नहीं लगता है पैसे मांगना। ये उसका बिजनेस इन ट्रांजेक्टिंग रहता है, टिमिडिटी रहती है कि ले देता है पर लेना नहीं जानता है। ये उसका टिमिडिटी इतना रहता है। डिलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, अपनी ही गलतियों पे। ये इसलिए ना ज्यादातर ये रूब्रिक में बहुत मिलता है डिलीरियम। ये किसी को ब्लेम नहीं करता है, वो खुद को ही ब्लेम करता रहता है कि मेरी गलती से सब कुछ ऐसा हुआ। एंजाइटी फ्राइट रिमेन्स एंजाइटी एज इफ फियर ऑफ द फ्राइट, ये तो बता दिया था मैंने। तो इतना होने के बाद इसको ना इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, ये अब इसका कॉन्शियस जागा। अब इसको ना छोटी छोटी बातों से भी इंडिग्नेशन होना चालू होता है। जनरल बात है ना, अरे एक पिंपल तो आया, फिर भी इसको लेके वो बहुत कंसर्न रहता है इसका, सर क्यों आया होगा, सर अच्छा नहीं दिख रहा है, लोग मेरे को पूछते हैं, मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ। ये उसका एम्बेरसमेंट फील रहता है, ये उसका एलिमेंट फ्रॉम शेम रहता है कि मेरे को वो लड़की ने बोल दी थी, अरे तेरे को कैसे पिंपल्स आ रहे हैं, कैसा काला हो गया अभी, कैसा दिखता है, पहले ऐसा नहीं दिखता था। ये उसका डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल होता है। एक पिंपल्स के लिए बार बार आएगा वो, यार अपने लिए तो वो छोटी सी बात लगती है ना, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको लेके भी वो इंडिग्नेशन में जाता है। ये उसका जर्नी रहता है। एकदम इंडिफरेंस थे, देखो आप कहाँ तक के पहुंच गए, इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल। जनरल सीजे से भी उसको तकलीफ होना चालू होती है, और उसको लेके फिर डेलीरियम, नॉनसेंस विद आईज ओपन, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग एंड नॉइज, इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज। आप अगर वो एक पिंपल भी उसका ठीक नहीं करते हो ना, या उसका वार्ड्स भी ठीक नहीं करते हो, तो वो फिर आप पे रेज होना चालू होता है। अपने को वो ठीक, अपने को लगता है यार इसको वार्ड से क्या तकलीफ है ना, इसको एक पिंपल से क्या होने वाला है, कोई जिंदगी थोड़ी ना रुक गई है। लेकिन इसको ये इरिटेबल हो जाता है, ये डिलीरियम स्टेज तक के जाता है उसको लेके। एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्ट्रक्टिवनेस, डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, अनअटेनेबल थिंग्स, डिजायर फॉर, ये उसका डिजायर्स रहता है। कोई उसको पाने के लिए, तो हम जब छोटे थे तो मेरा एक दोस्त बोलता था, मैं ना हेलीकॉप्टर लूंगा और हेलीकॉप्टर से उड़ूंगा, और प्लेन लूंगा, मेरे हर एक सिटी में प्लेन रहेंगे, मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, प्लेन से जाऊंगा, मेरा खुद का सब कुछ रहेगा। तो दूसरा दोस्त आके बोलता है, अभी तेरे पास अंडर गारमेंट लेने के लिए भी पैसे नहीं है और तू प्लेन लेने की बात कर रहा है, झूठे। ऐसा बोलता बोलता था उसको। तो ये डिजायर्स, फुल ऑफ डिजायर्स, अनअटेनेबल, अनअटेनेबल थिंग्स, वो बच्चे में भी मतलब उसको था कि अनअटेनेबल थिंग्स थी ना उसके लिए, कि मैं प्लेन लूंगा, हेलीकॉप्टर लूंगा, उसमें उड़ूंगा, है ना। तो
वो दूसरा आके उसको क्रिटिसाइज या मॉक करता था, मॉकिंग सार्काज्म करता था उसको। हेलो सर। हेलो हाँ सर, हाँ, वो इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट वाला फिर से समझाइए ना, एक और उदाहरण देके कि इसमें कौन कैसे सा लेंगे। कौन सा इंडिग्नेशन मैं सुन डिस्कम्फर्ट। नहीं पाया। इंडिग्नेशन हाँ, डिस्कम्फर्ट। इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट यानी क्या? आप डिस्कम्फर्ट कब होते हो? डिजीज का भी डेफिनेशन वही है ना, कि आप अगर डीज ईज, आप ईज में हो तो कोई तकलीफ नहीं होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली थोड़ा भी अगर आपने मॉर्बिड लेवल तक के सोच लिया या कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, तभी डिजीज होता है ना। ठीक है, तो इसका भी वैसे ही रहता है, जब इसके माइंड में चलता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ हो रही है या मैं डिस्कम्फर्ट में जा रहा हूँ, या ये चीज अपने को लगेगा कि यार ये तो छोटा सा ही तकलीफ है ना, जनरल है, अपने लिए जनरल है, उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो जनरल को लेके फिर वो इंडिग्नेशन जाता है ना, कि मैं अभी कैसे जाऊं यार, लोग मेरे को क्या बोलेंगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊं, ये सारी चीजें। हेयर फॉल हो गया, कैसा मैं ये करूं, अरे हेयर फॉल कॉमन है, मेल बार्डनेस कॉमन है, फिर भी इसको जनरल से भी वो इंडिग्नेशन फील होता है। जो चीजें जनरल अपन सोचेंगे उसको लेकर इंडिग्नेशन। गॉट इट? सो जी जी सर। एंगर, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस कॉन्ट्राडिक्शन, ये उसका लेवल फिर से चेंज हो जाता है, कि किसी की बातें नहीं मानना, गुस्सा आ जाना, किसी ने अच्छा बताया तो भी नहीं सुनना, कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कोई इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। डिस्ट्रक्टिवनेस रहता है, इतना अपनी वाइफ को मारा, ये डिस्ट्रक्टिवनेस है उसका। कोई मारेगा इतना, बाल पकड़ पकड़ के पूरा नोच डाला उसको। ठीक है, वो उसका अल्कोहलिज्म रहता है, वो उसका बुलिमिया रहता है ना। अल्कोहलिज्म में वही होता है ना, आपा खो जाता है ना, अपने ही धुन में रहते हैं। तो ये सब भूलने के लिए वो अल्कोहलिज्म में जाएगा, बुलिमिया में जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे, मॉर्बिड लेवल पे जाता है। ठीक है, दैट इज इसमें ऑल बुलिमिया ऑफ ओपियम।